आज हम अपना पार्ट 2 मेन पार्ट की सैर पढ़ेंगे। चलिए रीड करते हैं। गर्मी आई और लोगों को सैर सपाटा करने की सूझी। अधिकतर लोग शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, श्रीनगर की ओर आकर्षित होते हैं। ये ही नगर तो गर्मियों में सैर सपाटों के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। इन्हें हिल स्टेशन कहते हैं। ये सभी नगर प्राकृतिक सुषमा से संपन्न हैं। वृहद मध्य प्रदेश में भी एक हिल स्टेशन है, पचमढ़ी। हमारा राज्य भी किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। हमारे यहाँ भी एक हिल स्टेशन है। क्या उस हिल स्टेशन का सैर करना चाहोगे? तो चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। वह स्थल है मैनपाट। इसे ही कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला, मसूरी या पचमढ़ी। आओ हम तुमको इस नगर के एक एक स्पॉट से परिचित करा दें। तो छत्तीसगढ़ में भी हमारे पास एक हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है? मैनपाट, है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं? ये हिल स्टेशन मतलब क्या होता है? पहाड़ों वाला जो जगह होती है उसे हम हिल स्टेशन बोलते हैं। हिल स्टेशन मैनपाट चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य जलप्रपातों से भरा पूरा है। मैनपाट का कोना कोना दर्शनीय है। पर्यटक यहाँ आकर अतीव सुख और शांति का अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहन की कानों को खटकने वाली ध्वनियाँ से मुक्त शांत वातावरण युक्त मैनपाट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। चारों ओर से घने वनों से आच्छादित यह स्थान उनके छोटी बड़ी नदियों से घिरा है। ये नदियों का स्थान स्थान पर जलप्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती है। समुद्र स्थल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैनपाट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इनमें टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दरहा जलप्रपात, देव प्रवाह अपनी प्रकृति सुषमा के कारण दर्शनीय हैं। अब हमारा जो हिल स्टेशन है मैनपाट, वो काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य मतलब प्रकृति की जो सुंदरता है उससे भरपूर है। वहाँ पे कई जलप्रपात हैं और हर जगह हरियाली छाई हुई है, शोरगुल से दूर है। साथ में मैनपाट कहाँ पे स्थित है? अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। वहाँ पे घने जंगलों से घिरा हुआ है और छोटी बड़ी नदियों से भी घिरा हुआ है ना। आपका समुद्र तल मतलब जो समुद्र का जो तला है उससे कितना मीटर ऊंचाई पे है? ये 1100 मीटर की ऊंचाई पे। और आयताकार पहाड़ी जो कि 28 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बना हुआ मैनपाट आपको दिखाई देगा। पहले हम मैनपाट के पूर्वी भाग में चलते हैं। यही महादेवमुड़ा नदी बहती है। यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। यह जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों के बीच मधुर संगीत सा उत्पन्न कर देती है। कभी इस प्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे, जिनके कारण यह प्रपात को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। मुख्य मार्ग पर स्थित होने से यहाँ आना सुविधाजनक है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ विश्राम गृह भी है। अब सबसे मैनपाट का जो मेन नदी है वो कौन सा है? महादेवमुड़ा, जो वनों के बीच में से 60 मीटर की ऊंचाई से पहाड़ों के ऊपर से गिरती है और एक झरने के रूप में आपको दिखाई देता है। और जब झरना नीचे ज़मीन पे छूता है तो वहाँ पे झरने की आवाज़ कैसे सुनाई देती है? मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है। पहले कभी यहाँ पर जो शेर हुआ करते थे
तो वो यहाँ घूमा करते थे, इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, टाइगर पॉइंट। अब वहाँ पे मुख्य मार्ग मतलब मेन रास्ते से आना जाना वहाँ पे आसानी से हम कर सकते हैं, और पर्यटक मतलब जो घूमने आते हैं वहाँ पर उनके रहने के लिए भी कुछ दिन अगर वो ठहरना चाहे तो वहाँ विश्राम गृह भी मौजूद है। ओके, अब हम तुम्हें एक अन्य स्थल पर ले जा रहे हैं। यह स्थल मैन पार्ट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पहाड़ों पर उतर आए बादल ऐसे लगते हैं जैसे आकाश ही पहाड़ों पर उतर आया है। कभी पहले इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम मछली पॉइंट पड़ा है। अब मैन पार्ट से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ दिखते हैं हमें, और वहाँ पे क्या होते हैं, बादल पहाड़ों पे फंसे हुए ऐसे दिखाई देता है। अब वहाँ पे भी जो जलप्रपात है वहाँ पे पहले बहुत बड़ी बड़ी मछली पाई जाती थी, इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, मछली पॉइंट। इसके सामने ही पहाड़ी से एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा पहाड़ी से गिर रही हो। इस कारण इसे मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा कहते हैं। उसी के सामने वाली पहाड़ी से क्या होता है, 80 मीटर की ऊंचाई, मतलब पहाड़ की ऊंचाई जो है 80 मीटर के आस ऊपर ही होगी। वहाँ से एक पतली सी पानी की धारा निकलती है जो जलप्रपात बनाती है, और वो ऐसे लगता है कि कोई दूध की धारा नीचे गिर रही हो। प्रकृति के मनोरम दृश्य देखते देखते हमारी आंखें थकती नहीं, और मैन पार्ट में ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की कोई कमी नहीं। अब हम आपको एक अन्य पॉइंट की ओर ले चलते हैं। यह पॉइंट मैन पार्ट से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मेहता पॉइंट कहते हैं। यहाँ के हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से किया गया है। सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला यह पॉइंट एक ऐसा जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो एक सागर के समान प्रतीत होता है। वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था कर दी है। अब मैन पार्ट से आगे 8 किलोमीटर दूर पे मेहता पॉइंट है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका 2 जिलों के बॉर्डर है, मतलब मिलने की वाली जगह है, और वहाँ पे जो पानी है वहाँ पे कैसा दिखता है, एक समुद्र की तरह प्रतीत होता है। वहाँ पे भी पर्यटकों के रहने के लिए विश्राम गृह निर्माण करा दिए गए हैं। यूँ तो वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक दर्शनीय पॉइंट पर पहुँचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराया है, लेकिन वन क्षेत्र के सभी स्थानों में सड़क निर्माण कराना दुरूह कार्य है। ऐसा कुछ दर्शनीय स्थलों पर तो लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। दरोगा दरहा जलप्रपात देखने वालों के पैर मजबूत होने चाहिए। यहाँ गहरी खाइयों में होकर जाना पड़ता है, लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर प्रकृति का नज़ारा देखकर 10 किलोमीटर पैदल चलने की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। तुम यहाँ आराम से घंटे भर बैठकर प्रकृति की शोभा को निहार सकते हो। अब मैन पार्ट से 10 किलोमीटर अंदर जंगलों के बीच में एक जलधारा है। क्या नाम है उसका, दरोगा दरहा। यहाँ पे जाने के लिए कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलती है, पैदल ही जाना पड़ता है ना। काफ़ी खतरनाक रास्ता है वहाँ पहुँचने का, लेकिन जब वहाँ पहुँच के जलधारा को देखते हैं तो सारी थकान छूमंतर हो जाती है। मैन पार्ट के सभी प्राकृतिक स्थलों को एक दिन में देख पाना असंभव है। जिस स्थल पर भी तुम पहुँचोगे वहाँ से हटने को जी नहीं चाहेगा, तबीयत करेगी कि बैठे बैठे उस मनोरम दृश्य को देखते रहे। तो फिर एक दिन में सभी स्थल कैसे देखे जा सकते हैं, इसलिए पर्यटक कम से कम 2 दिन का समय निकालकर यहाँ आते हैं। तुम पहले दिन इन्हीं स्थलों का भ्रमण कर सकते हो। अब मैन पार्ट की जो सुंदरता है उसे एक दिन में नहीं देखा जा सकता है, इसीलिए कम से कम 2 दिन का समय निकालकर वहाँ जाना चाहिए, और पहले दिन इन सभी जगह को आप देख सकते हो।
दूसरे दिन का भ्रमण तुम देव प्रवाह से कर सकते हो। वन क्षेत्र कमलेश्वरपुर में एक प्राकृतिक झील है जो आगे चलकर एक नाले के रूप धारण कर लेती है। यही नाला 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक प्रपात बनाता है। यही देव प्रवाह प्रपात है। यह आसपास का वन क्षेत्र वनौषधियों से भरा हुआ है। हमारे लिए जो साधारण वृक्ष है, जानकारों के लिए उनमें से कुछ वृक्ष कल्प वृक्ष भी हो सकते हैं। अब दूसरे दिन अगर हम देखना चाहें तो कौन सा जलप्रपात देखेंगे? देव प्रवाह जलप्रपात देखेंगे, जो वन क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? कमलेश्वरपुर में पड़ता है। वह एक झील से होकर पतली धारा के रूप में आगे बढ़ती है और 80 मीटर की ऊंचाई से गिर के देव प्रवाह जलप्रपात बनाता है। उसके आसपास पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो वन औषधियाँ हैं, है ना, मतलब औषधियों के वृक्ष हैं। उनमें से कुछ वृक्ष कल्प वृक्ष भी बोल सकते हैं। कल्प वृक्ष क्या होता है? ऐसे वृक्ष जो जिनके सभी जो पार्ट्स होते हैं वो हमें क्या काम दिलाए? सारे पार्ट्स काम में आ जाए, है ना, तो उन्हें हम कल्प वृक्ष बोलते हैं। मतलब जड़, छाल, पत्ती, फूल, फल सभी चीज़ें काम में आती हैं। मैन पार्ट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के कई स्थल हैं। पर्यटक इन स्थलों पर पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद लेते हैं। जलप्रपातों के अतिरिक्त मैन पार्ट के अनेक प्राकृतिक गुफाएं भी दर्शनीय हैं। इन गुफाओं के संबंध में हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे। तो मैन पार्ट में सूर्योदय और सूर्यास्त काफ़ी जगह से देखे जा सकते हैं। जहाँ पे भी पहाड़ है वहाँ से आपको सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत ही दर्शनीय तरीके से दिखाई देंगे, है ना। और वहाँ पे कई प्रकार के जलप्रपातों के आसपास कई प्रकार के प्राकृतिक गुफाएं भी देखने को मिलती हैं, है ना। मैन पार्ट अपनी एक और विशेषता के लिए विख्यात है। तुम जानते हो कि भारत सदा से ही शांति प्रिय देश रहा है। हमने अपने ऊपर विदेशियों के अनेक आक्रमण झेले हैं, लेकिन कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हम धर्म प्रचारकों को देश देश में घूम घूम कर शांति का प्रचार किया है और विश्व की कई विपत्ति में पड़ी जातियों को अपने यहाँ शरण दी है। ऐसे ही विपत्तिग्रस्त तिब्बती शरणार्थी जब 1962-63 में चीन युद्ध के पश्चात भारत आए तो भारत सरकार ने उन्हें मैन पार्ट में बसाया। यह स्थान जलवायु की दृष्टि से उनके लिए अनुकूल था। आज मैन पार्ट भारतीय और तिब्बती दो संस्कृतियों का संगम स्थल है। बौद्ध धर्म अनुयायी इन तिब्बती शरणार्थियों ने भगवान बुद्ध के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जो भवन निर्माण कला की दृष्टि से अनोखा है। स्वयं बुद्ध गुरु दलाई लामा ने आकर इस मंदिर का उद्घाटन किया था। तिब्बती शरणार्थी यहाँ खेती, पशुपालन और वस्त्र निर्माण का धंधा करते हैं। मैन पार्ट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी गलीचे भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। अब देखिए, मैन पार्ट में प्रमुख तौर पे अभी यहाँ के स्थानीय लोग तो हैं ही, लेकिन 1962-63 में चीन के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था तो तिब्बत से कुछ लोग यहाँ पे आके मैन पार्ट में बसाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें बसाया गया है क्योंकि उन लोग ऑलरेडी ठंडी जगह पे रहते थे। ये ठंडी जगह ही है तो उनके लिए अनुकूल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब तिब्बती लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उन लोग, और वहाँ पे भगवान बुद्ध की एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है जो कि बहुत ही सुंदर है। तिब्बती लोग क्या क्या करते हैं? खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और वस्त्र निर्माण का कार्य करते हैं। उनके द्वारा आप जानते ही हो स्वेटर्स वगैरह आते हैं, तिब्बती लोग बेचते हैं। दरी गलीचे ये सब चीज़ें भारत में सभी पूरे पार्ट्स में बिकते हैं। प्रकृति का लाडला दो संस्कृतियों का समागम स्थल, जियो और जीने दो का उद्घोष करने वाला मैन पार्ट है ना अलौकिक। क्या तुम्हारा मन इसे देखने के लिए ललचाएगा नहीं? तो फिर शिमला, मसूरी, श्रीनगर और पचमढ़ी का सैर सपाट करने
का विचार छोड़ दो और अगली गर्मियों की छुट्टी में मैनपाट यात्रा की योजना बना डालो। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ का जो शिमला बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला मतलब पहाड़ी एरिया है, काफ़ी सुंदर है, ठंडा है, यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है ना। तो आपको मैनपाट जाना चाहिए और ये काफ़ी सुंदर जगह है। सुंदरता के बारे में पूरी तरीके से वर्णन किया गया है, तो आप यहाँ पे जाएं और घूमें और इसकी सुंदरता का दर्शन करें। थैंक यू।